Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. Okay. So slowly and gradually we reach the last exercise of the chapter. Exercise number 10.4 based on the last topic that we introduced yesterday. The topic name is what? Cross product. Cross product of two vectors, or we can say vector product of two vectors, right? क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो उनके बीच में साइन क्रॉस आता है. वेक्टर प्रोडक्ट बोले तो उनका आंसर वेक्टर आता है. दैट मीन्स अब जो हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आउटपुट में भी एक वेक्टर निकल के आ रहा है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, राइट. ठीक है. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. हर एक टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस होंगे जो हमने कल डिस्कस किए. सो थोरोली आपको सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आना चाहिए, राइट. अच्छा, इंट्रोडक्शन के हिसाब से 14 क्वेश्चंस बहुत कम है देखा जाए तो, है ना. शायद एक एक क्वेश्चन ही होगा फिर तो एक एक टॉपिक से. बट हमको इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इन क्वेश्चंस के अलावा भी क्वेश्चंस बनेंगे. जैसे हम मिसलेनियस में देखेंगे, कुछ हमारे एग्जाम टेस्ट जो लेंगे उसमें कवर करेंगे, कुछ बाद में फिर जब रिवीजन का टाइम आएगा तब कवर करेंगे. कुल मिला के इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत सॉलिड रखना क्योंकि अभी आगे 3D भी आ रहा है. तो 3D इसके बिना वेस्ट है. ये नहीं आता, जिस जो इस चैप्टर में नहीं बैठा वो 3D को टच भी नहीं कर सकता. नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. आपको दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है. पूछा क्या गया है आपसे, पढ़ के बताओ उसको क्या पढ़ते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी इन दोनों का क्रॉस करवाइए. अब जब मैं इन दोनों का क्रॉस करवाऊंगा तो बदले में क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा. वेरी गुड, एक वेक्टर मिलेगा. लेट से उसका नाम सी रख देते हैं. ये ए और बी है तो उसके बदले में जो आंसर है उसका सी. तो इसका आंसर जो सी आया वो भी फाइनल आंसर नहीं है, उसका भी फिर क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड. तो एक बार वेक्टर मिल गया तो मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेंगे, राइट. पहला सबसे बड़ी चुनौती इनका क्रॉस कैसे करें. तो क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं बोलो बच्चों, 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं. और डिटर्मिनेंट हमने चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से सॉल्व किया ही होगा. चलो रिवाइज भी हो जाएगा. स्टार्ट करेंगे हम कैसे इसको. है द गिवन टू गिवन वेक्टर्स, पहले वेक्टर्स लिख देंगे गिवन. The two given vectors are, and then we will write vector A and vector B. क्वेश्चन में से लिख लेंगे I cap minus 7j cap plus 7k cap and B vector is 3 I cap minus 2j cap plus 2k cap, राइट. चलो निकालें C वेक्टर. तो A क्रॉस B का हम C कैप का नाम दे देते हैं. हम चाहें तो उसको एक तीसरा नाम दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, पर दे देना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि अगर नहीं देते हैं तो फिर आगे उसको फर्दर प्रोसेस करना होता है ना, तो बार बार उसको लिखना होता है A क्रॉस B, A क्रॉस B, A क्रॉस B. सुनने में लिखने में दोनों में हैक्टिक लगता है, और एक सिंगल लेटर लिखने वेक्टर C तो हैंडी होता है लिखने में वो, ठीक है. सो नाउ the cross product of the cross product of vector A and vector B is given by vector C, that is equal to vector C equal to A cross B. ठीक है. एंड A क्रॉस B किसके इक्वल होगा बोलो, एक 3/3 के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा. जिसकी पहली रो क्या होगी, आई कैप, जे कैप, के कैप. दूसरी रो क्या होगी, वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट्स 1 - 7 एंड 7, 1 - 7 एंड 7. एंड जिसकी तीसरी रो क्या होगी, बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स 3 - 2 एंड 2. ओके, ठीक है. चलो अब निकालें डिटर्मिनेंट. कैसे निकालते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी एक रो के अलोंग या किसी कॉलम के अलोंग. तो हम रो के अलोंग करते हैं क्योंकि आई जे के ऊपर रखे. तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, आई कैप. फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट. अब पहला इक्वेशन है तो बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे. तो पहला कंपोनेंट क्या है, आई कैप लगा दिया. उसके बाद लगाओ एक ब्रैकेट. तो आई कैप के हिसाब से ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई. ये 2/2 का डिटरमिनेंट बचा. उसके बाद क्या करेंगे, -7 × 2 -2 × 7. ऐसे ही करते हैं क्या, टेल मी. चलो, तो -7 -7 × 2 ब्रैकेट लगाओ, माइनस लगाओ, -2 × 7. अभी पहला इक्वेशन तो बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड पकड़ेंगे. ये आई कैप का कंपोनेंट का काम पूरा हो गया. ओके. फिर जब सेकेंड एलिमेंट रहते हैं तो ऑड इवन भी देखना होता है. इसकी पोजीशन इवन है, इसकी पोजीशन ऑड है, तो फिर आई कैप यहाँ पॉजिटिव था लेकिन यहाँ पे जे कैप नेगेटिव होगा. ये सब पता है सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम. ये इवन पोजीशन वाला पॉजिटिव, ऑड पोजीशन वाला नेगेटिव, फिर इवन पोजीशन वाला पॉजिटिव. चलो जी, ब्रैकेट लगाओ. जे कैप के हिसाब से 2/2 का डिटरमिनेंट बनाइए. ये जाएगा, ये जाएगा,
ये गया। बोलो 1 into 2 - 3 into 7, ऐसे करना है। करो 1 into 2 - 3 into 7। ये हो गया जे कैप कंपोनेंट। और लास्ट फिर वापस इवन पोजीशन आ जाती है, तो के कैप अगेन विल बी पॉजिटिव। तो प्लस के कैप, ब्रैकेट लगाओ, के कैप के हिसाब से फिर ये गया। तो 1 into -2 - 3 into -1। प्लस माइनस साइन का खास ध्यान रखना है, बस अगर गलती होगी तो वही होगी। ठीक है ना। क्या किया हमने, 1 into -2, 1 into -2 - 3 into क्या किया, -7। हो गया अरेंजमेंट। अब सॉल्व करें इसको। चलो सॉल्व दिस। तो -7 into 2 इज, आई कैप के पास मिला, -7 into 2 इज -14, एंड -2 into 7 इज अगेन -14, लेकिन बाहर माइनस है, -14। -14 +14 हो गया, राइट, खत्म हो गया मतलब ये तो। नेक्स्ट आ जाओ, माइनस जे कैप। इसके स्केलर कंपोनेंट्स देखो, 2 1 जा 2, -3 7 जा 21, एंड देन प्लस के कैप। इसके स्केलर कंपोनेंट्स देखो, 1 into -2 इज -2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7 जा 21। सो -14 + 14 0 आई कैप हो गया। तो और ये क्या हो गया, 2 - 21 इज -19, लेकिन बाहर माइनस है तो +19 टाइम्स जे कैप, एंड 221 - 2 इज +19 टाइम्स ऑल्सो के कैप। तो ये ए क्रॉस भी हमने निकाल लिया, बट रिमेंबर दिस इज नॉट द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, सवाल इसका भी मैग्नीट्यूड का है। ये तो वेक्टर क्वांटिटी निकली है जस्ट अभी, दैट मीन्स दिस इज माय फाइनल वेक्टर सी। अब इसका भी मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ सी कह लो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस भी कह लो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। और निकालते कैसे हैं मैग्नीट्यूड, ये तो पहली एक्सरसाइज में सीखा है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, 0 का स्क्वायर, देन व्हाट, +19 का स्क्वायर, प्लस व्हाट, 19 का स्क्वायर। क्या आएगा, 19√2। ये कैलकुलेशन तो जल्दी से करनी आती है ना। √(a² + a² a√2 होता है, पता है ना सबको मैथमेटिकली। √(a² + a² क्या होता है, a√2। तो √19² + 19² क्या होगा, 19। कोई पूछने नहीं आएगा कि आपने 19 का स्क्वायर 361 किया था क्या नहीं किया था, इसको भी 361 क्योंकि आप 12th क्लास में हो ना। फिर इसको जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, फिर फैक्टराइज किया था कि नहीं किया था, ये कोई पूछने नहीं आएगा, आप सीधे लिखना सीखो। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कैलकुलेशन टेक्निक्स। चलो तो आंसर मैच कर लो एक बार। और लेंथ है तो यूनिट्स में लिखनी है आपको, है ना। और एरिया आएगा भी, एरिया का भी क्वेश्चन है तो स्क्वायर यूनिट्स में लिख देना उसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ आया, पीछे से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया। देखो, हमको a और b वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर तो बनाना है इन दोनों के जोड़ से, और एक वेक्टर बनाना है इन्हीं दोनों के डिफरेंस से। तो दो नए वेक्टर मिल जाएंगे मुझे। लेट से ये सी वेक्टर मिल जाएगा जोड़ से, और डिफरेंस करने से डी वेक्टर मिल जाएगा। अब आप क्या करना है, आगे पढ़ो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। अब इन दोनों वेक्टर को तो भूल जाओ, इन दोनों से तो हमने दोनों वेक्टर बना लिए, इनका रोल खत्म हो गया। अब एक ऐसा वेक्टर बताइए, पांचवा वेक्टर ई वेक्टर बताइए, जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो, सी से भी। और अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या सीखी है, कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर देता है जो दोनों से परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इन दोनों से परपेंडिकुलर चाहिए, दैट मीन्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो ई वेक्टर आएगा वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। लेकिन फिर होल्ड ऑन, आगे फिर वो वेक्टर भी आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। यानी कि ये जो वेक्टर आएगा इसका भी आपको वेक्टर ही नहीं चाहिए होगा, ई कैप चाहिए होगा, उसका भी यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। मतलब डायरेक्शन इसकी चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो कितने काम करने हैं, पहले जोड़ के तीसरा वेक्टर बनाना है, घटा के चौथा वेक्टर बनाना है, क्रॉस करा के पांचवा वेक्टर बनाना है, और उस पांचवें वेक्टर को भी ई कैप में कन्वर्ट करना है, यानी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सारा काम इसमें करना है। शुरू करें। ओके, तो काम इजी है बट ज्यादा है। पहले तो हम दो वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इधर टू गिवन वेक्टर्स आर, वेक्टर्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। पर कर लेते हैं थोड़ा सा, वेक्टर ए
एंड वेक्टर बी। अब दो नए वेक्टर बना लें हम, सी और डी। ठीक है, नाउ वेक्टर सी को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं वेक्टर ए प्लस बी की फॉर्म में। दैट विल बी इक्वल टू, जोड़ दो, जोड़ो जरा। तो 3 + 1 यानी कि 4 i कैप हो गया। देन 2 + 2 अगेन 4 j कैप भी हो गया। देन व्हाट, 2 - 2 खत्म हो गया तो है ना, 0 k कैप हो गया। ठीक है, वेक्टर सी बन गया, तो वेक्टर डी भी बनाइए। एंड वेक्टर डी विल बी इक्वल टू, ए माइनस बी किया था, अब क्या करूंगा, ए प्लस बी किया था, अब क्या करूंगा, ए माइनस बी। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी उसने करने के लिए कहा, इसलिए कर रहा है। ठीक है, माइनस करो जरा, तो 3 - 1 2 i कैप। देन वॉट, 2 - 2 इज 0, 0 j कैप। एंड 2 - 2 यानी 2 + 2 यानी कि 4 k कैप। तो अब ये जो दो वेक्टर्स हैं ये आज की असलियत है। पिछले दो वेक्टर्स को भूल जाओ, आगे प्रोसेस जो होगा इन दोनों वेक्टर्स से होगा। उन दोनों वेक्टर्स को अब इग्नोर कर दो, राइट। चलिए, चलिए, अब एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से बने। ऐसा सवाल नहीं कह रहा, सवाल तो ऐसा कह रहा है इन दोनों से परपेंडिकुलर बने, लेकिन इन दोनों से परपेंडिकुलर बनने वाला वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर ही होता है, ये मैं जानता हूं। ठीक है, तो नाउ वेक्टर ई परपेंडिकुलर टू बॉथ। हमेशा लैंग्वेज क्वेश्चन की यूज करो भाई, क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं कह रहा क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्वेश्चन कह रहा है परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो दोनों का। तो हम उसी की लैंग्वेज यूज करेंगे, वेक्टर ई परपेंडिकुलर वेक्टर सी एंड ई परपेंडिकुलर बोथ। परपेंडिकुलर
ओके, लेट्स कंटिन्यू। कहाँ छोड़ा था लास्ट हमने? क्रॉस प्रोडक्ट निकालते भाई, है ना? सो ए एंड बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे थे, राइट? वेक्टर सी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। दिस वाज वेक्टर ए। अच्छा, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी निकाल लिया था हमने ना। तो सी एंड डी वेक्टर निकालिए। तो एक बार मुझे बता दो क्या निकाले थे, वो तो डिलीट हो गया पुराना। तो वेक्टर सी क्या निकाला था बताना एक बार। कितने कितने एलिमेंट्स थे उसमें? 4 i कैप। आगे? आगे? ठीक है। और डी क्या निकाला था हमने? 2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 4 k कैप। फाइन। ये हमने दो नए वेक्टर्स बना लिए थे, ए और बी गिवन वेक्टर से। अब देखो सवाल क्या है, वापस आते हैं उसी बात पे। सवाल क्या है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस गिवन वेक्टर्स। तो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनेगा वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट भी तो दो तरह का होता है, एक इसका इससे और एक इसका इससे। ठीक है, उसने मेंशन किया क्या भाई इसका इससे ही निकालो, या उसने मेंशन किया क्या भाई इसका इससे ही निकालो? नहीं मेंशन किया ना। तो हमको दोनों निकालने हैं। तो हमने जो स्टेप लिखा कि नाउ द a vector, now a vector e perpendicular to both vectors c and d is given by अब हमने वेक्टर e इक्वल टू करके क्या लिखा? वेक्टर e इक्वल टू c क्रॉस d करके लिखा, राइट? ऐसे लिखा। c क्रॉस d के नीचे ही हम मेंशन कर देंगे और d क्रॉस c। समझ आया? अब हम निकालेंगे एक ही, दोनों ही निकालेंगे। एक निकाल लेंगे और उसका नेगेटिव कर देंगे तो डी क्रॉस से निकल जाएगा। और मेंशन कर देंगे कि दो वेक्टर्स हैं ई वेक्टर के पॉसिबिलिटीज में, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने आपने निकाल ही लिया है, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बता दो सी क्रॉस डी क्या निकाला, वही 3/3 का डिटरमिनेंट बनाया होगा। आई जे के, बोलो कंपोनेंट्स क्या लगाए? 4 4 0 एंड देन व्हाट? 2 0 4। तो बता दो, डायरेक्ट आंसर बता दो क्या निकाला। 16 i कैप -16 j कैप -8 k कैप, राइट? तो अगर ये सी क्रॉस डी निकला है, अगर ये सी क्रॉस डी निकला है तो डी क्रॉस सी इसी का नेगेटिव निकला होगा। तो मैं काम करूंगा, इसको ब्रैकेट लगा दूंगा और यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दूंगा। समझ गए? प्लस वाला तो है सी क्रॉस डी और माइनस वाला है डी क्रॉस सी। अब अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए ना हमको। तो जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा वेक्टर ई का, तो आप चाहे से प्लस वाला कंसीडर करो चाहे से माइनस वाला कंसीडर करो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही निकलता है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही निकलता है ना? ओके, चलो तो मैं क्या लिखूंगा अब नाउ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू, चलो निकालो। कैसे निकालेंगे? 16 का स्क्वायर प्लस अगेन -16 का स्क्वायर, फिर -8 का स्क्वायर। सो इट इज 256 प्लस 256 प्लस 64। तो 512, 512 और 64, 576। ठीक है, प्रियांशु कह रहा था कि ये प्लस और माइनस ले लें। कभी भूल के भी मत लेना। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये मैग्नीट्यूड है, ओके? लंबाई है, लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव हम उसका नेगेटिव एस्पेक्ट नीचे से नहीं देंगे, वहां से देंगे। सी क्रॉस डी और डी क्रॉस सी है ना, वहां से उसको नेगेटिव एस्पेक्ट देंगे। यहां से नेगेटिव एस्पेक्ट इस चैप्टर में नहीं दे सकते क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब अपन यूनिट वेक्टर निकालते हैं। सो द यूनिट, फाइनल स्टेप है हमारी। द यूनिट वेक्टर को हम ई कैप से डिनोट करा देंगे। परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स सी एंड डी इज गिवन बाय। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। सो वेक्टर ई ये है प्लस और माइनस, वेक्टर ई इज प्लस और माइनस 16 i कैप -16 j कैप -8 k कैप। और मैग्नीट्यूड में पहले इसे निकाल के बैठा हूँ 24। तो हर एक स्केलर कंपोनेंट को 24 से डिवाइड कर दें। तो 16/24 इज 2/3, 8 से काट देंगे। प्लस और माइनस को बिल्कुल बाहर रख दो। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, क्या बनेगा? 2/3
टाइम्स आई कैप, देन माइनस अगेन 2/3 टाइम्स जे कैप, देन फिर माइनस 8/24 यानी 1/3 टाइम्स के कैप। अब चेक करो यही आंसर इसी फॉर्म में। उन्होंने भी प्लस और माइनस बाहर ही रखा है। यस, हम चाहो तो दो वेक्टर अलग अलग भी बता सकते हो, पहले प्लस से मल्टीप्लाई कराओ देन माइनस से कराओ, और नहीं तो प्लस और माइनस बाहर रखो। ठीक है, एनी डाउट्स बोलो। सॉल्व भी हो रहा है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी क्लियर है ना, कि ऐसा नहीं कि बस ऐसा कर दो, सर ने कहा ऐसा कर दो तो कर दिया, क्यों कर रहे हैं वो भी पता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। हाँ बोलो। टर्म्स के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव साइन ही नहीं है, तो फिर वेक्टर कैसा होगा देखो। वो ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है साहब, देखो गैप दे रखा है ना बीच में, गैप दे रखा है ना बीच में। आपके बुक में सही है, ये देखो इनकी बुक में सही है। ठीक है, तो ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेरी सॉल्व। हाँ तो पूछ लिया करो, जो भी क्वेरी हो पूछ लिया करो। थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन का वैसे तो देखो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कोई रोल ही नहीं है, पहली एक्सरसाइज से उठ के आ गया, पता नहीं कैसे, शायद रिवीजन करवाने के हिसाब से आया होगा। एक यूनिट वेक्टर है वेक्टर ए, जो कि एंगल बनाता है आई कैप के साथ पाई/3, जे कैप के साथ पाई/4, और के कैप के साथ मान लो कि थीटा बनाता है, मतलब गिवन है। तो आपको थीटा पता करना है, और थीटा पता कर लो तो फिर वेक्टर ए के कंपोनेंट्स भी पता करने हैं, वही स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है, सवाल समझ आया। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कोई वेक्टर अगर आई कैप और जे कैप के साथ एंगल उसका गिवन है, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ उसका एंगल गिवन है, तो जेड एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या होगा। तो ये हमने डिस्कस किया था कि 2D के अंदर किसी एक एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो तो दूसरी के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन 3D के अंदर किसी एक एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो तो बाकी दो के साथ नहीं निकाल सकते, पर अगर दो एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो तो तीसरी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो ये बिल्कुल एक्सरसाइज 1 की कॉपी है, वहां पे भी हमने ऐसा क्वेश्चन शायद सॉल्व किया था। चलो कर देते हैं, आया है तो। हियर इज गिवन दैट, सबसे पहले तो क्या क्या एंगल्स गिवन है वो मेंशन करेंगे हम। एंगल मेड बाय वेक्टर ए, एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ आई कैप, विथ आई कैप। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का जो एंगल बनते हैं उनको हम क्या नाम देते थे, याद करो। अल्फा बीटा गामा। पर हम यहाँ पे अल्फा बीटा थीटा देंगे, क्योंकि थर्ड एक्सिस का है तो उसने थीटा लेने के लिए कहा है। तो इसको तो ले लेंगे हम अल्फा, ये कितना गिवन है पाई/3, एंड देन फिर angle made by vector A with j cap, and then with angle made by vector A with what, k cap, alpha, that is beta, and that is theta. So ये कितना गिवन है पाई/3, एंड अगला क्या है पाई/4, एंड ये तो है मिसिंग क्वेश्चन मार्क, राइट। ढंग से क्लियर है ना, तो ये गिवन है, ये गिवन है, और तीसरी एक्सिस के साथ हमसे पूछा गया है। तो अगर हमको दो एक्सिस के साथ एंगल्स गिवन है तो हम उसके क्या निकाल लेंगे, डीसी, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे, ठीक है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस थीटा से। ठीक है, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर गिवन बाय, आर गिवन बाय, तो डायरेक्शन कोसाइंस को किससे डिनोट करते हैं बोलो, एल, एम एंड एन। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एंड एन इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज व्हाट पाई/3, व्हाट इज कॉस पाई/3, बोलते जाओ। हाफ, तो ये हाफ हो गया और ये 1/√2 हो गया, और वो तो हमको पता करना ही है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। ये 1/2 हो गया और ये 1/√2 हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, एक रिलेशन था हमारे पास कि L² + M² + N² = 1, तो उस रिलेशन को डायरेक्टली यूज करेंगे। नाउ वी नो दैट व्हाट डू वी नो, दैट L² + M² + N² = 1, ये रिलेशन यूज करेंगे। तो L² की वैल्यू पुटअप करो, यानी 1/2 का स्क्वायर, देन M² की वैल्यू पुटअप करो, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, एंड देन N², तो N क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ उसको, दैट इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। व्हाट इज 1/4 + 1/2, 3/4,
3/4 उधर जाएगा तो 1 में से माइनस होगा तो 1/4 बचा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 3/4 गिव्स मी 1/4। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा क्या बनेगा, 1/4 का रूट, दैट मीन्स प्लस और माइनस 1/2। तो कॉस थीटा प्लस और माइनस 1/2 आ रहा है, यानी कि थीटा एंगल निकालने के लिए एक बार कॉस की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और एक बार नेगेटिव लेनी है। तो सोच के बताओ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना आपने। थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस 1/2। बताओ, पॉजिटिव 1/2 तो कब आएगा, पाई/3 पे, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई/3। और नेगेटिव 1/2 कब आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई-पाई/3, दैट मीन्स 2 पाई/3। ठीक है, उसके बाद आता जाएगा खैर बार बार वो, लेकिन हमको थीटा क्या होता है, 0 और 180 के बीच में लेना होता है, ठीक है ना। तो 0 और 180 के बीच में तो दो ही एंगल्स पॉसिबल हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर, एंगल पूछा था तो एंगल कैन बी पाई/3 और इट कैन बी 2 पाई/3। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसे लिख लेंगे हम, सो एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ के कैप दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई/3 और 2 पाई/3। अब दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि ऑल्सो फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, वही आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, निकालो। एंड वेक्टर ए विल बी इक्वल टू, वेक्टर ए विल बी इक्वल टू, तो बताओ वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे। देखो, कोई भी वेक्टर होता है ना, उसके कंपोनेंट्स उसके डीआरस की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, डीआरस, डायरेक्शन रेशियोस। जैसे कि A1 आई कैप प्लस दूसरा मान लो इसका A2 जे कैप प्लस तीसरा कंपोनेंट मान लो A3 के कैप। ठीक है, ये A1 A2 A3 इसके डीआरस माने जाते हैं, राइट। लेकिन अगर वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जैसा कि इस केस में है, तो फिर उसके कंपोनेंट्स डीसीस की फॉर्म में होते हैं, L टाइम्स आई कैप, M टाइम्स जे कैप एंड N टाइम्स के कैप। तो हमारे केस में ये यूनिट वेक्टर है ना, तो हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू भी है ना, तो वो एलिमेंट की वैल्यू ही इसके जो होंगे कंपोनेंट्स माने जाएंगे। समझ गए। एंड वेक्टर ए विल बी इक्वल टू L टाइम्स आई कैप प्लस M टाइम्स जे कैप प्लस N टाइम्स के कैप। इसका रीजन हम डाल देंगे कि हमने वेक्टर ए के कंपोनेंट्स यही क्यों माने, बिकॉज वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, ये गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, तो एलिमेंट की वैल्यू निकाल रखी है हमने। बोलो क्या क्या वैल्यूज हैं। एल की वैल्यू है 1/2, एम की वैल्यू है 1/√2 और एन की वैल्यू कॉस थीटा है, थीटा निकाल लिया तो वो कॉस थीटा पे निकल जाएगा। ठीक है ना, 1/2 टाइम्स आई कैप, एम की वैल्यू क्या है 1/√2 टाइम्स जे कैप और एन की वैल्यू क्या थी कॉस थीटा टाइम्स के कैप। तो कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा निकाल लिया ना हमने, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली ना, एग्जैक्टली कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, प्लस और माइनस 1/2। तो कैसे लिखेंगे, 1/2 टाइम्स आई कैप प्लस 1/√2 टाइम्स जे कैप, और यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा क्योंकि कॉस थीटा की दो वैल्यूज बन रही है, 1/2 टाइम्स के कैप। दिस इज द फाइनल आंसर, चेक करो एक बार। ठीक है, तो दो सेट दिए हैं इन्होंने, एक सेट ऐसे दिया होगा 1/2 1/√2 एंड 1/2, और दूसरा सेट दिया होगा 1/2 1/√2 एंड -1/2। नेगेटिव नहीं है, पर हम लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है वहां पे कि माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, दिखाना एक बार मुझे आंसर की। अच्छा, 2 पाई/3 वाला तो एंगल ही इसने कंसीडर नहीं किया ना। देखो, पाई/3 एंगल कंसीडर किया इसने, 2 पाई/3 तो एंगल ही कंसीडर नहीं है, तो इसने टोटल पूरा सेट ही एक माना है। तो हमने तो उधर भी दो एंगल्स माने हैं ना, पाई/3 एंड 2/3, तो हम यहाँ पे भी दो वैल्यूज ही इसकी कंसीडर करेंगे। क्लियर। लो, चले, हमको कुछ भी कम नहीं लिख के आना, थोड़ा ज्यादा लिख के आ गए नो इश्यूज, लेकिन ऐसा नहीं कि जो होना चाहिए वो नहीं लिख के लाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 चले। ओके, शो दैट दिस क्रॉस दिस इक्वल टू 2 ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये अगेन एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया, बीच बीच में उठ के आ ही जाता है। इस इक्वेशन को हमको प्रूव करना है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, कि वेक्टर ए वेक्टर बी मर्जी आए जो ले लो, ये इक्वेशन हमेशा प्रूफ होगी, ऐसा साबित करना है। क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन है क्या, आपको बताओ।
कि वेक्टर है ये ले लो, वेक्टर नहीं नहीं है गिवन, दैट मीन्स आपको इसको प्रूव करना है, ए और बी नहीं गिवन है, दैट मीन्स ये हमेशा प्रूव होगा। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। ये टू प्रूव है, ये टू प्रूव है, तो प्रूफ सेक्शन में हम एलएचएस एंड आरएचएस को सेपरेटली लेते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, कल जो सीखी थी। एलएचएस पोर्शन इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको इससे, इसको इससे, फिर माइनस बी को इससे, एंड देन फिर इससे कर दें। बोलो, एंड सीक्वेंस भी आपको वही रखना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट, ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट, ब्रैकेट लगाते जाओ, देन फिर ए का बी से प्लस में आएगा, ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट, देन फिर ये माइनस है तो माइनस में आएगा, बी का ए से क्रॉस प्रोडक्ट, एंड देन फिर अगेन माइनस है तो अगेन माइनस में आएगा, बी का बी से क्रॉस प्रोडक्ट। समझ आया? ओके, अब मुझे बताओ खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी बोलो। जीरो नहीं होता, जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको हटा सकते हो, लेकिन एक बार के लिए जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो वेक्टर। एंड वन मोर थिंग, देखो ए क्रॉस बी को तो छेड़छाड़ करी नहीं, एज इट इज लिख दिया, लेकिन आगे ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका है इनका सीक्वेंस चेंज कर दो। हमने सीखा है कि ए क्रॉस बी जो होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है, इसका प्रूफ भी किया है शायद कल ही, किया है ना। सो मैं क्या करूंगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में माइनस को प्लस लगा के लिख दूंगा ए क्रॉस बी, एंड सिमिलरली माइनस बी क्रॉस बी क्या हो जाता है, जीरो वेक्टर। तो नेक्स्ट स्टेप में जीरो वेक्टर खत्म, ए क्रॉस बी के साथ ए क्रॉस बी जोड़ देंगे तो ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी विच इज नथिंग बट माई आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। वेरी इजी। तो एनालिटिकल इक्वेशन दिखने में ही मुश्किल लगता है, एक बार सॉल्व करके उठाना शुरू करो, 3-4 स्टेप्स में हो जाता है। इसका रीजन आप यहाँ पे ये भी मेंशन करेंगे, ठीक है, बिकॉज लगा के। बोलो, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, इजी था, फिफ्थ वन। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, आपको एक वेक्टर गिवन है, पहले वेक्टर के तो तीनों कंपोनेंट्स क्रिस्टल क्लियर हैं, 2, 6 एंड 27, बट दूसरे वेक्टर के दो कंपोनेंट्स क्लियर नहीं है। जे कैप वाला कंपोनेंट लैम्डा रख दिया और के कैप वाला कंपोनेंट म्यू रख दिया, दो कंपोनेंट्स यहाँ पे मिसिंग कर दिए। यही दोनों आपको पता करने हैं कि क्या करूं कि इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जीरो वेक्टर आंसर मिल जाए। समझ आया? तो हम तो स्ट्रेट अवे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको जीरो वेक्टर से इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर देंगे तो कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी, उन इक्वेशंस में से लैम्डा एंड म्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इक्वेशन एक क्यों बनेगी बेटा, तीन कंपोनेंट्स हैं तो तीन बनेगी। आई कैप से आई कैप कंपेयर करोगे एक इक्वेशन बनी, जे कैप से जे कैप कंपेयर करोगे दूसरी इक्वेशन बनी, इनके तीन बनेगी। हमको तो दो ही चाहिए, दो कंपोनेंट मिसिंग है तो दो इक्वेशंस। हमने 10th क्लास में पढ़ा है, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस। तो हमको दो कंपोनेंट्स मिसिंग है तो दो ही चाहिए, पर हमको तीन मिलेंगी, एक एक्स्ट्रा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कैसे करें, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। तो हेयर इट इज गिवन दैट, इज गिवन दैट, और ये इक्वेशन लिख दी हमने, और फिर इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया साइमल्टेनियसली। इधर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं 3/3 का, लाइक दिस। ऊपर वही आई कैप जे कैप एंड के कैप, एंड के कैप। फर्स्ट रो में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या है बोलना, 2, 6 एंड 27। एंड इधर क्या क्या है बोलो, आई कैप का 1, और लैम्डा टाइम्स जे कैप तो लैम्डा, और म्यू टाइम्स के कैप तो म्यू। क्लियर? एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो एक काम करते हैं, हम एलएचएस पार्ट उठा लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। ये एलएचएस पार्ट है, जीरो वेक्टर को बाद में देखेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं बोलो, आई कैप के साथ क्या जुड़ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, करेक्ट। फिर माइनस जे कैप, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये गया ये गया, 2 म्यू माइनस 27, करेक्ट, 2 म्यू माइनस 27, एंड देन प्लस के कैप के साथ क्या जुड़ जाना है, 2 लैम्डा माइनस 6, करेक्ट, ट्वाइस लैम्डा माइनस 6। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो सॉल्व हो गया।
अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो वेक्टर से कंपेयर कर दो। तो आई कैप से क्या कंपेयर हुआ, जे से क्या हुआ और के से क्या हुआ करके, और फिर हमको तीन इक्वेशंस बनानी है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक काम और कर सकते हैं कि ये माइनस को भी अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें। ठीक है, जो बीच वाले कंपोनेंट में माइनस साइन है उसको भी अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें। तो इट विल बी लाइक, उसको सीधा करके लिखें। सीधा करके मतलब कैसे, पहले स्केलर कंपोनेंट्स लिखें 6 μ - 27 टाइम्स आई कैप, फिर माइनस को प्लस कर दो, तो अंदर वाले जो कंपोनेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे ऐसे। तो 27 - 2 μ टाइम्स जे कैप एंड देन व्हाट, 2 λ - 6 टाइम्स के कैप। ये फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट आ गया मेरा। अब इसको इक्वेट कर दें हम जीरो वेक्टर से। बोलो, आरएचएस क्या है हमारा, आरएचएस है जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को कैसे एक्सपैंड करते हैं, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप एंड जीरो के कैप। तो हम आई कैप से आई कैप कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स ये भी जीरो से कंपेयर होगा, ये भी जीरो से कंपेयर होगा और ये भी जीरो से कंपेयर होगा। तो तीन इक्वेशंस बन जाएंगी ना, बोलो। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग एलएचएस विथ आरएचएस वी गेट, ऑन कंपेयरिंग एलएचएस विथ आरएचएस वी गेट, बोलो व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस। पहली इक्वेशन बताओ क्या बनी, 6 μ - 27, म्यू है ना वहां पे, 6 μ - 27 लैम्डा भी है, 27 लैम्डा भी तो है। ठीक है, 6 μ - 27 लैम्डा की वैल्यू जीरो, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बोलना, 27 - 2 μ की वैल्यू भी जीरो, एंड तीसरी इक्वेशन 2 λ - 6 की वैल्यू भी जीरो। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री। ओके, अब सुनो ध्यान से। देखो इक्वेशन वन की आप ध्यान से देखो, कोई जरूरत ही नहीं है। इक्वेशन टू से म्यू सॉल्व हो रहा है और इक्वेशन थ्री से लैम्डा सॉल्व हो रहा है, तो इक्वेशन वन एक्स्ट्रा है, तो उसको छोड़ दें क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। यही तो ट्विस्ट है। देखो, अगर हमको तीन इक्वेशंस गिवन है ना, तो तीनों में लैम्डा और म्यू की वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो करना क्या है, सुनो, हमको इक्वेशन टू से म्यू सॉल्व करना है, इक्वेशन थ्री से लैम्डा सॉल्व करना है। सॉल्व करके दोनों को इक्वेशन वन में रखना है और चेक करना है इक्वेशन वन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई। If satisfied, then these are the correct values of lambda and mu. If not satisfied, तो हम क्या लिखेंगे, there are no such values of lambda and mu which can make the cross product of this equal to zero vector. तो आंसर, एक पॉसिबल आंसर ये भी हो जाता है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कब होंगी, जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। समझ गए क्या, ये सब्जेक्टिव पैटर्न है। हाँ, ऑब्जेक्टिव पैटर्न क्योंकि 99% के केसेस में वो सेटिस्फाई होंगी। तो लेट्स से ऐसा कोई एमसीक्यू पैटर्न है तो हम फिर उसमें इग्नोर करके आगे बढ़ सकते। ठीक है, क्या समझ आया। चलो, तो इक्वेशन टू से सॉल्व करो, इक्वेशन टू से सॉल्व करो। लैम्डा की वैल्यू क्या मिली, बोलो, लैम्डा इक्वल टू 27/2, एंड यहां से, सॉरी, म्यू की वैल्यू 27/2 एंड इक्वेशन थ्री से लैम्डा की वैल्यू 6/2, दैट मीन्स 3। इन दोनों को पुटअप करें हम वहां पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, पुटिंग, नाउ पुटिंग, बोलो म्यू की वैल्यू क्या मिली, बोलना एक बार फिर से, 27/2 एंड लैम्डा की वैल्यू क्या मिली, बोलो, 3। ये कहाँ कहाँ से पुटअप कर रहे हो आप, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, और किस में पुटअप कर रहे हो, टू इक्वेशन वन। ये काम करके देखते हैं कि एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। अभी गेट, सो इक्वेशन वन क्या था, बोलना एक बार, क्या था इक्वेशन वन, 6 μ - 27 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो पुटअप करो जरा, 6 × μ is 27/2 माइनस 27 × λ is 3, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। टू से वन, टू से थ्री, 27 3 जा 81, माइनस अगेन 81 gives me 0, 0 equal to 0, LHS equal to RHS, इक्वेशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अब हम कंक्लूजन में आएंगे कि दीज आर द करेक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। सो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू आर, जो भी है, आंसर मैच करो। एंड वैल्यूज ऑफ म्यू एंड लैम्डा आर 27/2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। डन, कर दूं डिलीट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ वन देखो, सिक्स्थ वन अगेन एनालिटिकल वन। बातें नहीं, टोटल 14 है, एटलीस्ट 7 तो करें, हाफ तो करें। ए डॉट भी जीरो है
और ए क्रॉस बी भी जीरो है। अच्छा, ए डॉट बी भी जीरो है। अब डॉट प्रोडक्ट का भी इसमें रिवीजन आ गया ना, क्योंकि जो पहले पढ़ लेते हैं वो आगे तो आना ही है। ठीक है, तो ए डॉट बी भी जीरो है, साथ में ए क्रॉस बी भी जीरो है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, क्या कंक्लूड करोगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे होने चाहिए ताकि उनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो निकले और उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो निकले? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। फॉर एनी टू वेक्टर्स, for any two vectors, vector A and vector B, it is given that it is given that पहले तो हमको गिवन है कि A डॉट B इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी इक्वेशन में क्या गिवन है, A क्रॉस B इज इक्वल टू जीरो। आप नोटिस किया, देखो A डॉट B में उसने जीरो लगाया है, लेकिन A क्रॉस B में उसने जीरो वेक्टर लगाया है, बिकॉज ये स्केलर है और वो वेक्टर है। ठीक है, तो A डॉट B को फॉर्मूला से एक्सपेंड करो, करो। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। और इधर भी एक्सपेंड करो ए क्रॉस बी को, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू आगे जीरो वेक्टर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो। अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, लेकिन इधर ये इक्वेशन एक स्केलर इक्वेशन है, उधर अभी भी वो एक वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर से वेक्टर कंपेयर हो रहा है, तो मैं उसको भी स्केलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो उसको किसी भी वेक्टर इक्वेशन को स्केलर इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका एक ही है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो। दोनों तरफ क्या ले लो, मैग्नीट्यूड। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड, इधर कुछ मत छेड़छाड़ करो, ये ऑलरेडी स्केलर है, उसको स्केलर बनाना है। टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। सो देखो, मैग्नीट्यूड किसका लिया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी का। ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही है, स्केलर ही है। ये ऑलरेडी स्केलर ही है, ये ऑलरेडी स्केलर ही है। वेक्टर क्वांटिटी तो केवल एन कैप है ना वहां पे। तो मैग्नीट्यूड किसका लिया जाएगा, ओनली एंड ओनली एन कैप का। तो देखो, इसको सेम रखो, इसको सेम रखो, साइन थीटा को सेम रखो, और एन कैप का आप ले लो मैग्नीट्यूड। और आरएचएस में जो वेक्टर क्वांटिटी है जीरो वेक्टर, उसका भी ले लो मैग्नीट्यूड। अब एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। किसी भी कैप वाली वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, यूनिट वेक्टर है। और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाता है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी साइन थीटा, और ये वन है तो वन से मल्टीप्लाई करके सेम आएगा, और इधर जीरो बन जाएगा। तो अब ये भी एक स्केलर इक्वेशन बन गई, बताओ। और ये वो तो ऑलरेडी स्केलर इक्वेशन थी। ओके, ठीक है। अब देखो, इसका 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 प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये जीरो है, या ये जीरो है, या ये जीरो है, या उनमें से कोई दो लोग भी जीरो हो सकते हैं, या तीन लोग भी जीरो हो सकते हैं, यही होगा। सिमिलरली इसका 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 प्रोडक्ट भी जीरो है, तो ये जीरो है, ये जीरो है, या ये जीरो है। तो इधर से क्या तीन पॉसिबिलिटीज हैं, उधर से क्या तीन पॉसिबिलिटीज हैं, बताओ। यहां से पॉसिबिलिटी है कि या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आप जीरो हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी जीरो हो सकता है, और तीसरी पॉसिबिलिटी बोलो, कॉस थीटा भी तो जीरो हो सकता है, राइट? हो सकता है ना, जीरो कॉस थीटा की रेंज में आता है, तो ये भी जीरो हो सकता है। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज यहां से हुई। चलो इधर से भी तीन पॉसिबिलिटीज सेम टू सेम, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जीरो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जीरो, या फिर यहां से क्या कह रहा है ये, साइन थीटा जीरो। ओके, ओके। अब मुझे बताओ, थीटा की किसी एक सेम वैल्यू पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों जीरो हो सकते हैं क्या, बोलो। थीटा के सेम वैल्यू लेनी है, क्योंकि इधर भी थीटा इधर भी थीटा, एंगल सेम है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर भी हैं, दोनों बराबर होकर जीरो हो सकते हैं क्या? दोनों बराबर होकर तो वन बाय रूट टू ही हो सकते हैं 45 पे। ठीक है, सो ये वाला केस तो हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर आंसर क्या आया, मतलब कंक्लूजन क्या आया, कि या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो है। हाँ, दोनों भी हो सकते हैं, पर ये तीसरा केस नहीं हो सकता। तो यानी कि कंक्लूजन ये आया कि या तो वेक्टर ए एक जीरो वेक्टर होगा, या फिर वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर होगा, तब जाके उनका डॉट और क्रॉस दोनों जीरो होगा। समझ आया? क्लियर है? अब देखो आंसर्स। हाँ,
इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। कैन वी डिवाइड 0 by 0? इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म वाली इक्वेशन हम से हमको बचना होता है, हम तो खुद ही बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, ओके। चलो, तो अब हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे, देखो। एक काम करते हैं, इस पूरी चीज को ले लेते हैं इक्वेशन 1। ये तीन पॉसिबिलिटीज है ना, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, और ये जो तीन पॉसिबिलिटीज हैं इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। और फ्रॉम 1 and 2 हम ये इंप्लाई करते हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 2 we conclude that we conclude that we conclude that either मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 होगा। ठीक है, बिकॉज बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 is not possible for the same value of theta. It's not possible for the same value of थीटा। हाँ, थीटा की अलग अलग वैल्यू पे दोनों 0 0 हो सकते हैं, पर सेम वैल्यू पे नहीं हो सकते। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, सो वेक्टर ए और वेक्टर बी की राय पूछी थी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी और बोथ दोनों भी हो सकते हैं आर जीरो वेक्टर्स। आर जीरो वेक्टर्स, ये फाइनल कंक्लूजन है कहानी का सार। ठीक है, तो एनालिटिकल क्वेश्चन इजी होते हैं, बस प्रेजेंट करना पड़ता है, बस ये है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हाफ क्वेश्चन कल की क्लास के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, एग्जैक्ट काउंट कर लिया क्या? कौन सा, अभी कौन सा किया हमने? सिक्स्थ। जब 12 ही है, टाइम क्या हुआ? चलो तो फिर चालू करें कैलकुलस। चलो तो आधे क्वेश्चंस कल करते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।